वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस प्रीमियम एक्सप्लेनर मास्टर क्लास में हम एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जो बिल्कुल फंडामेंटल है। हम यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर मॉडर्न ह्यूमंस के इमर्जेंस तक एवोल्यूशन के हर एक कोर कॉन्सेप्ट को डीपली एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना एकेडमिक फ्रेमवर्क सेट करते हैं और इस सिलेबस को मास्टर करते हैं। एक नजर डालते हैं आज के हाईली स्ट्रक्चर्ड एजेंडा पर। ये एक्सप्लेनर हमें इन 6 क्रूशल चैप्टर्स के थ्रू सीमलेसली गाइड करेगा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से शुरू करके एविडेंसेस, थियरीज, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक्स और फाइनली ह्यूमन एवोल्यूशन तक हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स डिकोड करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, जहां हम यूनिवर्स और प्रिमिटिव लाइफ की साइंटिफिक टाइमलाइन को अनपैक करेंगे। ये एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है अपना फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। इमेजिन कीजिए, आज से करीब 20 बिलियन ईयर्स अगो की बात है, जब कॉस्मोस ओरिजिनेट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जिसके बाद यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हुआ, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस फॉर्म हुई। आपने मिल्की वे का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम आकाशगंगा गैलेक्सी भी कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम स्टार्स को लाइट ईयर्स में मेजर करते हुए देखते हैं तो इफेक्टिवली हम पास्ट में देख रहे होते हैं। अब आते हैं अपनी प्रिमिटिव अर्थ पर, जो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुई। ये कोई ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट नहीं था, बल्कि एक हॉस्टाइल मोल्टन स्फीयर था, जहां एब्सोल्युटली कोई एटमॉस्फेयर या फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। नीट पर्सपेक्टिव से इसका एटमॉस्फेरिक इवोल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। हुआ ये कि वॉल्केनिक इरप्शंस ने वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए। फिर सन की इंटेंस यूवी रेडिएशन ने वाटर मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक किया। लाइटर हाइड्रोजन गैस तो स्पेस में एस्केप कर गई और बची हुई ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ रिएक्ट करके लिक्विड वाटर, CO2 और सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर बनाई। यहाँ एक क्रूशल की इनसाइट ध्यान में रखनी है। अर्ली एनवायरनमेंट हाईली रिड्यूसिंग था, और जब वाटर वेपर कंडेंस हुआ तो उसने डिप्रेशंस को फिल किया, जिससे अर्थ के पहले ओशंस फॉर्म हुए। अर्थ के कूल होने के एग्जैक्टली 500 मिलियन ईयर्स बाद, यानी अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ की शुरुआत हुई। लेकिन लाइफ आई कहां से? देखिए, हिस्टोरिकली कुछ थियरीज थी, जैसे स्पेशल क्रिएशन, जिसका मानना था कि अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है और स्पीशीज एग्जैक्टली वैसे ही क्रिएट हुई जैसी आज दिखती हैं, नो एवोल्यूशन इन्वॉल्व्ड। फिर एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी आई, जो क्लेम करती थी कि लाइफ मैजिकली डीकेइंग मड या स्ट्रॉ से पैदा हो गई। बट इन दोनों को हम डिस्कार्ड करते हैं, स्पेशली स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, जिसे लुईस पास्चर ने अपने फेमस स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से परमानेंटली डिसमेंटल कर दिया था, प्रूविंग दैट लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजॉइक थ्योरी। अर्ली ग्रीक थिंकर्स और कुछ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि सीड्स ऑफ लाइफ या स्पोर्स स्पेस के थ्रू मीटियर्स पर ट्रैवल करके दूसरे प्लैनेट से आए। ये सर्वाइव करना डेफिनेटली फैसिनेटिंग है, बट ये ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं करता। तो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? वो है ओपैरन हल्डेन का केमिकल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल लॉजिकल है। प्राइमोर्डियल ओशियानिक सूप में सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में, जैसे कि RNA और प्रोटीन्स। स्पेसिफिक एक्सट्रीम कंडीशंस में एलिमेंट्स ने मिलकर एक प्रीबायोटिक सूप क्रिएट किया। इस केमिकल एवोल्यूशन को फिजिकली प्रूव किया SL मिलर और हैरल्ड यूरे ने अपने आइकॉनिक 1953 एक्सपेरिमेंट में। सेटअप कंडीशंस बहुत ही प्रिसाइज थीं। उन्होंने हीट को एग्जैक्टली 800 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया और स्पार्क चैम्बर में टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स का यूज करके 75,000 वोल्ट्स की एनर्जी से प्री हिस्टोरिक लाइटनिंग को मिमिक किया। सबसे जरूरी थी गैसेस, जिन्हें हम नेचुरली WHEM निमोनिक से याद रख सकते हैं: वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बॉइलिंग वाटर फ्लास्क और कंडेंसर जैकेट सेटअप में एब्सोल्युटली कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। रिजल्ट क्या था? ठीक 8 दिन बाद कलेक्शन ट्रैप के रेड फ्लूइड में स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड्स मिले: ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। कॉस्मिक प्रूफ के तौर पर अगर देखा जाए तो मीटियोराइट्स में भी एग्जैक्टली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इवोल्यूशनरी टाइमलाइन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुई थी और फर्स्ट ट्रू सेलुलर फॉर्म्स एग्जैक्टली 2000 मिलियन ईयर्स अगो अस्तित्व में आए। मूविंग प्रिसाइजली थ्रू आवर सिलेबस, सेक्शन 2 हमें उन कॉन्क्रीट अनडिनाएबल एविडेंसेस की तरफ ले जाता है। आखिर कोई भी थियरी बिना फिजिकल प्रूफ के अधूरी है, राइट? चलिए पेलियोंटोलॉजी में डीप डाइव करते हैं। ये फील्ड हार्ड प्रिजर्व्ड रिमेन्स या सेडिमेंटरी रॉक्स में इंप्रेशंस की स्टडी करती है, जो एक डायरेक्ट जियोलॉजिकल टाइमलाइन प्रोवाइड करते हैं। फॉसिल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं,
जैसे कंप्रेशन, माइक्रोफॉसल्स और कोप्रोलाइट्स। कभी कभी तो परफेक्टली इंटैक्ट बॉडीज आइस में फ्रोजन भी मिलती हैं। पेलियोंटोलॉजी में एक कनेक्टिंग लिंक बहुत प्रोमिनेंटली हाईलाइट होता है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये दो मेजर वर्टिब्रेट क्लासेस को परफेक्टली ब्रिज करता है। इसमें रेप्टाइल्स जैसे टूथ जॉ, लॉन्ग बोनी टेल और वीक स्टर्नम है, और वही दूसरी तरफ एवियन फीचर्स भी हैं जैसे बीक, फेडर्ड विंग्स और बर्ड लाइक हाइंड लिम्ब्स। अब सवाल आता है कि इन फॉसिल्स की एज कैसे पता चलती है। इसके दो मेथड्स हैं। पहला है स्ट्रैटिग्राफी या रिलेटिव डेटिंग, जहां हम रॉक लेयर्स एग्जामिन करते हैं। जो स्ट्रेटा जितना डीप है उसका फॉसिल उतना ओल्डर और प्रिमिटिव है, और सुपरफिशियल लेयर्स वाले फॉसिल्स रीसेंट और कॉम्प्लेक्स होते हैं। दूसरा मेथड है रेडियोमेट्रिक डेटिंग या एब्सोल्यूट डेटिंग। ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के डीके को मेजर करता है, स्पेसिफिकली सराउंडिंग रॉक्स में यूरेनियम टू लेड रेशियो को। बस इतना याद रखिए कि हाई यूरेनियम का मतलब है रीसेंट फॉसिल, और हाई लेड इंडिकेट करता है कि फॉसिल एंशिएंट है। कंपैरेटिव एनाटॉमी को मास्टर करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड निमोनिक यूज कर सकते हैं। HD मतलब होमोलॉगस इंडिकेट्स डाइवर्जेंट और एनालॉगस इंडिकेट्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। पहले होमोलॉगस ऑर्गन्स को देखते हैं, द HD पेयर। इनका फंडामेंटल रूल है सेम बेसिक एम्ब्रियोनिक ओरिजिन और स्केलेटल लेआउट, बट मॉडिफाइड फॉर एंटायरली डिफरेंट फंक्शंस। इसका क्लियर मतलब है कि इनमें कॉमन एंसेस्ट्री या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुई है। एनिमल्स में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैमेलियन फोरलिम्स। ह्यूमंस इनका यूज ग्रास्पिंग के लिए करते हैं, चीताज रनिंग के लिए, वेल्स स्विमिंग के लिए और बैट्स फ्लाइंग के लिए। पर अगर आप इनके बोन्स का एग्जैक्ट पैटर्न देखें तो सब में ह्यूमरस से शुरू होकर रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फाइनली फेलांजीज मिलेंगी। प्लांट्स में भी बोगेनवेलिया के प्रोटेक्शन वाले थॉर्न्स और क्यूकरबीटा के क्लाइंबिंग वाले टेंड्रिल्स होमोलॉगस हैं, क्योंकि दोनों एक्सिलोई बर्ड्स से ओरिजिनेट होते हैं। वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स भी इसके एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी तरफ आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, द AC पेयर। ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इनकी एनाटॉमिकल ओरिजिन कंप्लीटली डिफरेंट होती है, बट ये सुपरफिशियली सिमिलर लगते हैं क्योंकि इनका एग्जैक्ट सेम फंक्शन होता है। ये दिखाता है सिमिलर एनवायरनमेंट के लिए एक एडेप्टेशन, जिसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती। जैसे बटरफ्लाइज के काइटिन से बने विंग्स वर्सेस बर्ड्स के बोन्स और फेदर्स से बने विंग्स, या फिर पेंगुइन्स के फ्लिपर्स वर्सेस डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स, और ऑफ कोर्स ऑक्टोपस की आई वर्सेस मैमेलियन आई। फंक्शन एक, स्ट्रक्चर अलग। एक और हाईली डिबेटेड एरिया रहा है एम्ब्रियोलॉजी। अर्नस्ट हैकल ने क्लेम किया था कि सभी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज एक ऐसी स्टेज से पास करते हैं जिसमें वेस्टिजियल फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, जो शेयर्ड एक्वाटिक एंसेस्ट्री सजेस्ट करता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की एक स्ट्रिक्ट रिजेक्शन है जिसे आपको नोट करना चाहिए। कार्ल अर्नस्ट फॉन बेयर ने डेफिनेटिवली प्रूव किया कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द फंक्शनल अडल्ट स्टेजेस ऑफ लोअर एनिमल्स, बस अर्ली एम्ब्रियोनिक फेजेस शेयर होते हैं। अब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो एंसेस्टर्स में तो फंक्शनल थे, पर मॉडर्न ह्यूमंस में ड्रास्टिकली रिड्यूस होकर यूजलेस हो गए हैं। इन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, जिसे हमारे विजडम टीथ यानी थर्ड मोलर्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, आंख के कॉर्नर में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, कॉक्सिक्स या टेल बोन और बॉडी पर डेंस हेयर। फाइनली मोलेक्युलर बायोलॉजी एक नॉन डिबेटेबल एविडेंस पेश करती है। जब हम सेल्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं तो डीएनए सीक्वेंसेस और कोर प्रोटीन्स जैसे कि साइटोक्रोम C में हाईली सिमिलर पैटर्न्स मिलते हैं। रूल ऑफ थंब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितना क्लोजर जेनेटिक मैच होगा उन स्पीशीज का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उतना ही क्लोजर होगा। सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम स्पीसिएशन को थॉरली समझेंगे और उन हिस्टोरिकल थ्योरीज को एनालाइज करेंगे जिन्होंने बायोलॉजिकल चेंजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अडैप्टिव रेडिएशन असल में एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज रैपिडली डाइवर्सिफाई करती है ताकि वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल हैबिटेट्स और स्पेशलाइज्ड नीशेस को कॉन्कर कर सकें। इसे समझने के लिए दो बेहतरीन केस स्टडीज हैं। पहली केस स्टडी है डार्विन्स फिंचेस की। चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स पर अपनी HMS बीगल वॉयज के दौरान इन्हें ऑब्जर्व किया था। ये शुरू तो हुए थे एज अ सिंगल मेनलैंड सीड ईटिंग फ्लॉक, लेकिन अलग अलग आइलैंड डाइट्स के बेसिस पर इनके बीक शेप्स ड्रामेटिकली ऑल्टर हो गए। कुछ इंसेक्टिवोरस बन गए, कुछ वेजिटेरियन और कुछ कैक्टस ईटिंग फॉर्म्स में डेवलप हो गए। दूसरी केस स्टडी आती है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की। एक सिंगल एंसेस्ट्रल मार्सुपियल आइसोलेट बाउंड्री के अंदर डाइवर्स फॉर्म्स में रेडिएट हुआ, जैसे कि टाइगर कैट, कैंगरू और टेस्मेनियन वुल्फ। यहाँ पर एक डीपली इंपॉर्टेंट रूल समझना जरूरी है। अगर एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशंस एग्जैक्टली सेम आइसोलेटेड ज्योग्राफी में होती हैं तो उसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं।
इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल्स का ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के पैरेलली इवॉल्व होना। कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम लामार्किज्म और डार्विनिज्म को कंट्रास्ट करेंगे। लामार्किज्म एक डिस्कार्डेड थियरी है जिसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता था। इनका कोर मैकेनिज्म कंप्लीटली ऑर्गन्स के यूज एंड डिसयूज पर ड्रिवन था। उनका मानना था कि जिराफ्स कंटिन्यूली टॉल लीव्स खाने के लिए अपनी नेक स्ट्रेच करते थे और लाइफ टाइम की ये फिजिकल स्ट्रेचिंग उनके ऑफस्प्रिंग में मैजिकली पास हो गई। ऑगस्ट वाइजमैन ने इसका स्ट्रांगली रेफ्यूटेशन किया। उन्होंने जेनरेशंस तक चूहों की टेल्स कट की, बट ऑफस्प्रिंग हमेशा टेल्स के साथ पैदा हुए। ये प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि बॉडी में आने वाले सोमैटिक चेंजेस जर्म प्लाज्म को ऑल्टर नहीं करते। फिर आती है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी डार्विनिज्म। ये थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट पर बेस्ड है। डार्विन थॉमस मैल्थस के ऐसे से इंस्पायर्ड थे जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेस एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात थी। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, जहां बेनिफिशियल वेरिएशंस वाले इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं। यही लिटरली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और ध्यान रखिए, डार्विनियन फिटनेस का स्ट्रिक्ट मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस से है, मीनिंग जो ज्यादा प्रोजेनी छोड़कर जाए। एक और अहम पॉइंट, अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने भी एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म इंडिपेंडेंटली मले आर्किपेलागो में डिस्कवर किया था। हमारा फोर्थ सेक्शन डार्विनियन प्रिंसिपल्स पर बिल्ड करते हुए नेचुरल सिलेक्शन को रियल टाइम एक्शन में एग्जामिन करता है और सडन म्यूटेशंस का क्रिटिकल रोल समझाता है। अगर हम नेचुरल सिलेक्शन को एक्शन में देखना चाहें तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एक प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन शिफ्ट का एग्जाम्पल है। हम इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ बिस्टॉन बेचुलारिया की बात कर रहे हैं। 1850s में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले एनवायरनमेंट क्लीन था और ट्रीज थिक पेल लाइकन से कवर थे। सिलेक्शन सिंपल था। लाइट विंग्ड मॉथ्स परफेक्टली कैमोफ्लाज हो जाते थे, जबकि डार्क मेलेनाइज्ड मॉथ्स बर्ड्स इजीली स्पॉट करके खा जाते थे। सो लाइट फिनोटाइप डोमिनेट कर रहा था। पर 1920s के आसपास सिनेरियो कंप्लीटली बदल गया। हेवी टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ने लाइकन्स को किल कर दिया और कोल के सूट ने पेड़ों को पिच ब्लैक स्टेन कर दिया। द एडवांटेज कंप्लीटली फ्लिप्ड। अब डार्क मॉथ्स कैमोफ्लाज होने लगे और लाइट मॉथ्स इजी टारगेट्स बन गए। रिजल्ट, पॉपुलेशन ड्रामेटिकली डार्क फिनोटाइप की तरफ शिफ्ट हो गई। यहां एक इनसाइट बहुत जरूरी है। नेचुरल सिलेक्शन हाईली डायनामिक होती है। किसी भी एरा में कोई वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ था। नेचर प्योरली डोमिनेंट फिनोटाइप को शिफ्ट करती है ताकि वो करंट बैकग्राउंड एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटर अलाइन हो सके। डार्विनियन आइडियाज स्लो और ग्रेजुअल वेरिएशंस की बात करते हैं, बट अकेले वो कंप्लीट पिक्चर नहीं देते। इसलिए ह्यूगो डिवरीज की म्यूटेशन थ्योरी आती है। इस बॉटनिस्ट ने इवनिंग प्रिमरोज यानी ओएनोथेरा लेमार्कियाना पर अपनी स्टडी की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पॉपुलेशन में सडन, ड्रामेटिक और इनहेरिटेबल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रैंडमली अराइज होते थे। यहां से एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट निकल कर आया जिसे हम कहते हैं सैल्टेशन। सैल्टेशन का मतलब है एक मैसिव सिंगल स्टेप म्यूटेशन जो रैपिड स्पीसिएशन ड्राइव करती है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो डार्विनियन वेरिएशन स्लो और ग्रेजुअल होते हैं, माइनर चेंजेस लेते हैं और कंप्लीटली डायरेक्शनल होते हैं, हमेशा बेटर एडेप्टेशन की तरफ पॉइंट करते हैं। जबकि डी व्रीज की म्यूटेशंस या सैल्टेशन सडन, लार्ज स्केल और डायरेक्शनलेस या रैंडम होते हैं। मॉडर्न साइंस दोनों को मानता है। आज के मॉडर्न सिंथेसिस के अकॉर्डिंग डी व्रीज की रैंडम म्यूटेशंस एक रॉ जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करती हैं और डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन उन म्यूटेशंस पर डायरेक्शनल प्रेशर अप्लाई करता है टू शेप द स्पीसीज। सेक्शन 5 में हम मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को कंबाइन करेंगे और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को अर्थ की जियोलॉजिकल टाइमलाइन से जोड़कर देखेंगे। एस्पिरेंट्स, इस कॉन्सेप्ट का मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन जिसमें कोई एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही हैं, वह अलील फ्रीक्वेंसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन परफेक्टली कांस्टेंट रहती हैं और जेनेटिक पूल स्टेबल होता है। इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन डीपली मास्टर करनी है। p² + 2pq + q² = 1, जहां p + q हमेशा 1 के इक्वल होता है। यहां p डोमिनेंट अलील की बेसलाइन फ्रीक्वेंसी है और q रिसेसिव अलील की। सो p² है टोटल होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी, 2pq है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की और q² है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की। इक्विलिब्रियम तभी ब्रेक होता है और एवोल्यूशन तभी अकर करता है जब 5 स्पेसिफिक डिसरप्टर्स एक्शन में आते हैं। 1. जीन माइग्रेशन, पॉपुलेशन के अंदर या बाहर जीन्स का आना जाना। 2. जेनेटिक ड्रिफ्ट,
3 जेनेटिक म्यूटेशन, 4 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और 5 नेचुरल सिलेक्शन। इनके बिना पूल हमेशा स्टेबल रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन मेनली 3 डिस्टिंक्ट वेज में ऑपरेट करता है, जो इन 3 कर्व से क्लियर होते हैं। पहला कर्व है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का, जहां नेचर हेवीली इंटरमीडिएट मीन वैल्यू को फेवर करती है और दोनों एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट कर देती है। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन, जहां नेचर किसी एक स्पेसिफिक एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में देखा था। और तीसरा डिसरप्टिव सिलेक्शन, जहां अनएक्सपेक्टेडली मीन को डिसरिगार्ड करके दोनों पेरिफेरल एक्सट्रीम्स को नेचर फेवर करती है। अब इस इक्वेशन के एक और डिसरप्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझते हैं। ये इफेक्टिवली एलील फ्रीक्वेंसीज में प्योरली रैंडम एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशन है, जो सर्वाइवल एडवांटेज पर डिपेंड नहीं करता। ये स्पेसिफिकली बस स्मॉल पॉपुलेशंस को वायलेंटली इंपैक्ट करता है। इसके 2 मेजर मैकेनिज्म्स हैं। एक है फाउंडर इफेक्ट, जहां एक छोटा सा स्प्लिंटर ग्रुप मेन पॉपुलेशन से अलग होकर नई जगह कॉलोनाइज करता है, फॉर्मिंग अ न्यू हाईली रिस्ट्रिक्टेड जेनेटिक बेस। दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट, जब कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जैसे किसी स्पीशीज का एक्सट्रीम ओवरहंटिंग पॉपुलेशन साइज को ड्रास्टिकली श्रिंक कर दे। ऐसे में रिकवरी से पहले ही ह्यूज अमाउंट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी परमानेंटली इरेज हो जाती है। चलिए अब अर्थ की जियोलॉजिकल टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकली ट्रेस करते हैं। 2000 मिलियन ईयर्स अगो एंशिएंट ओशंस में सबसे पहले सेल्युलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इमर्ज हुए। फास्ट फॉरवर्ड टू 500 MYA और अर्ली मरीन इनवर्टिब्रेट्स का मैसिव डाइवर्सिफिकेशन हुआ। फिर 350 MYA हमें जॉलेस फिशेस मिलती हैं। इसी एरा के दौरान एक क्रूशियल एवोल्यूशनरी लिंक एस्टैब्लिश होता है, कोएलेकांथ नाम की लोब्ड फिन्ड फिश, जो शॉकिंगली 1938 में अलाइव भी डिस्कवर हुई थी। ये वो फिशेस थीं जो प्रैक्टिकली शैलो लैंड पर क्रॉल करके मॉडर्न एम्फीबियंस के डायरेक्ट एंसेस्टर्स बनी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एम्फीबियंस ने जब लैंड कंप्लीटली कॉन्कर करने के लिए थिक शेल्ड एग्स डेवलप किए, तभी उन्हें हमने रेप्टाइल्स क्लासिफाई किया। टाइमलाइन में आगे 320 MY पर फर्स्ट सीवीड्स और अर्ली प्रिमिटिव प्लांट्स एस्टैब्लिश हुए। उसके बाद 200 MYA का पीरियड कंप्लीटली जायंट लैंड रेप्टाइल्स, स्पेसिफिकली डायनासॉर्स का डोमिनेंट एरा था। फिर 65 MYA एक मैसिव सडन एक्सटिंक्शन हुआ, पॉसिबली मीटियोर इंपैक्ट की वजह से, जहां डायनासॉर्स कंप्लीटली वाइप आउट हो गए। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन छोटे श्रू लाइक मैमल्स को फाइनली अर्थ को इनहेरिट करने का मौका दिया। फाइनली हम अपने कंक्लूडिंग सेक्शन 6 पर पहुंच गए हैं। यहां हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ह्यूमन एंसेस्टर्स की डिटेल्ड और फैसिनेटिंग टाइमलाइन ट्रेस करेंगे। इस एवोल्यूशनरी सीक्वेंस पर थरली फोकस करते हैं, जो 15 MYA से लेकर 2 MYA तक की मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कवर करती है। शुरुआत होती है लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के साथ। ड्रायोपिथेकस हेविली एप लाइक थे, जो नेचुरली एक आर्बोरियल यानी पेड़ों पर रहने वाली लाइफ जीते थे। उसके कंपैरिजन में रामापिथेकस ज्यादा मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते थे और इसीलिए इन्हें होमिनिड लीनेज का ट्रू स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। फिर 2 से 4 MYA के दौरान आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनके फॉसिल्स ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, मोस्टली टैंजेनिया और इथियोपिया में मिले हैं। ये रफली 3 से 4 फीट टॉल थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था ट्रू बाइपेडलिज्म, यानी ये फुली अपराइट चलते थे। इनका डाइट जनरली फ्रूट बेस्ड था, हालांकि इन्होंने प्रिमिटिव स्टोन वेपन से हंट करना शुरू कर दिया था। फिर आते हैं 2 MYA पर, होमो हैबिलिस। इन्हें हिस्टोरिकली द वेरी फर्स्ट ट्रू ह्यूमन लाइक होमिनिड माना जाता है, पॉपुलरली रिफर्ड टू एज द हैंडीमैन, क्योंकि इन्होंने एडवांस्ड स्टोन टूल्स क्रिएट किए थे। उनके रिगार्डिंग एक स्ट्रिक्ट एविडेंस है कि होमो हैबिलिस प्रैक्टिकली मीट नहीं खाते थे। एक एग्जाम फोकस का पॉइंट इनकी एग्जैक्ट ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 cc क्यूबिक सेंटीमीटर्स के बीच रिकॉर्ड की गई है। पार्ट 2 में हम इस मॉर्फोलॉजिकल जर्नी को आज के दौर तक लेके आएंगे। अराउंड 1.5 MYA होमो इरेक्टस पिक्चर में आते हैं। ये पहले एंसेस्टर्स थे जिन्होंने कंप्लीटली फायर को डिस्कवर और कंट्रोल करना सीखा। अब तक इनका डाइट मोस्टली मीट पर शिफ्ट हो चुका था और इनकी ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज होकर स्ट्रिक्टली 900 cc हो गई थी। इसके बाद 100K से 40K ईयर्स अगो तक नियंदरथाल मैन का प्रेजेंस था, मेनली इन ईस्ट और सेंट्रल एशिया। उन्होंने पहली बार एनिमल हाइड्स को प्रॉपर्ली क्लोथिंग की तरह यूज किया। उनका सबसे डिफाइनिंग ट्रेड था पहली बार कल्चर या रिलीजन का अर्लीस्ट एविडेंस दिखाना, विच इज अपने मुर्दों को दफनाने की प्रैक्टिस। इनकी ब्रेन कैपेसिटी काफी एक्सेप्शनल थी, अराउंड 1400 cc।
फाइनली हम आते हैं होमोसेपियंस पर 75K से 10K ईयर्स अगो। इनका इमर्जेंस आइस एज के दौरान अफ्रीका में हुआ, जिसके बाद ये ग्लोबली माइग्रेट कर गए। उनके अर्ली कल्चर का क्लियर एविडेंस रफली 18K ईयर्स अगो भीमबेटका केव्स की प्रीहिस्टोरिक आर्ट में दिखता है, और एग्जैक्टली 10K ईयर्स अगो इन्होंने प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर डेवलप किया। अब जरा एक बहुत ही प्रोफाउंड फैक्ट पर ध्यान दीजिए, मॉर्फोलॉजिकल एकोज। अगर आप एक मॉडर्न अडल्ट ह्यूमन स्कल को केयरफुली एग्जामिन करें तो एनाटॉमिकल प्रोपोर्शंस में ये एक बेबी शिंपांजी स्कल से इंटेंसली रिजेंबल करता है, कंप्लीटली रादर देन एन अडल्ट चिम्प स्कल। ह्यूमन एवोल्यूशन ने प्रैक्टिकली जुवेनाइल डेवलपमेंटल ट्रेट्स के रिटेंशन को क्लोजली प्रायोरिटाइज किया है। यह एवोल्यूशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम है। तो एस्पिरेंट्स, आज हमने केमिकल एवोल्यूशन से लेकर मॉडर्न होमोसेपियंस तक एक लंबा और डिटेल्ड सफर तय किया। इन सीक्वेंसेस को रिपीटेडली रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि क्लैरिटी ही की है। लेकिन जाने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग एकेडमिक क्वेश्चन खुद से जरूर पूछिए। जब मॉडर्न मेडिसिन ने नेचुरल सिलेक्शन की फोर्स को प्रैक्टिकली ड्रामेटिकली ऑल्टर कर दिया है, तो क्या हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन आज रुक गया है, या फिर उसने एनवायरनमेंट अडेप्ट करने की बजाय एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से अडेप्ट करके कोई नई टेक्नोलॉजिकल डायरेक्शन अडॉप्ट कर ली है? इस सवाल के बारे में सोचिए, रेगुलरली अपने नोट्स रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एक्सीलेंट स्टडीइंग एवरीवन।